नमस्कार दोस्तों, आवाज का नाम है विवेक। कहानी जंक्शन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां अब तक आपने सुना दिल्ली में हो रही मर्डर मिस्ट्री के केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस एसीपी संदीप को यह केस सौंपती है। और इसी केस के सिलसिले में एसीपी संदीप अपने टीम मेंबर विजय से डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी दौरान डॉक्टर चौटाला का फोन उनको आता है, जहां वो उनसे कहते हैं कि इस केस से जुड़ा कोई क्लू उन्हें मिला है और जल्द से जल्द उनको अपने हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। अब आगे संदीप डॉक्टर चौटाला के 30 हजारे स्थित ऑफिस पहुंचता है। डॉक्टर चौटाला उसे लेके पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं। रास्ते में कहते हैं, इस बार खूनी ने इस आदमी को बहुत बेरहमी के साथ मारा है। पहले इसे 2-3 दिन तक भूखा रखा और उसे पीने के लिए यूरिन दिया, जिससे इसके अंदरूनी अंग धीरे धीरे गलने लगे। इसका गुर्दा पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। रूम में पहुंचते हुए चौटाला जी मॉनिटर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये देखिए, ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, इसके दिल के आसपास और उसके सीने पर, इसकी वजह है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। खूनी ने इसके शरीर पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की एक परत चढ़ा दी थी, जिसने इसके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर दिया। संदीप हैरानी से, पर डॉक्टर, इसके शरीर पर ऊपर से देखने पर तो कोई भी जलने का और चोट का निशान नहीं है, तो एसिड कैसे हो सकता है? चौटाला हंसते हुए जरूरी नहीं कि हर एसिड जलने का निशान छोड़े संदीप साहब, और इस एसिड की खासियत ही यही है। इस एसिड को सबसे कमजोर एसिड कहा जाता है, पर इसे सबसे खतरनाक भी माना जाता है। यह बॉडी के कांटेक्ट में आते ही ब्लड के साथ मिल जाता है और यह इंसान की महसूस करने की शक्ति को भी कमजोर कर देता है, जिससे इंसान को पता ही नहीं चलता कि उस हिस्से में कोई चोट लगी हुई है या नहीं, और धीरे धीरे नसें खराब हो जाती है और हड्डियों के कैल्शियम के साथ मिलकर यह एसिड टिश्यूज को खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। इतना सब करने के बाद भी खूनी यही नहीं रुका। उसने इसके प्राइवेट पार्ट में इस एसिड से भरा इंजेक्शन इंजेक्ट किया, जिससे इसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से सड़ गया और ऐसा लग रहा है जैसे कुचला गया हो। और तो और खूनी ने अपनी संतुष्टि करने के लिए इसके सीने में चाकू के कम से कम 25 वार किए हैं। इन सब हरकतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, या तो खूनी एक मनोरोगी है या किसी कारण से वो बहुत ही गुस्से में है। अब तक की मिली लाशों में यह लाश सबसे ज्यादा बुरी हालत में थी, तो मैंने इसकी बॉडी का स्कैन और एक्सरे किया, तो इसके गले में ये मिला। चौटाला ने एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए कहा। संदीप अजीब नजरों से उस कागज के टुकड़े को देखते हुए, ये क्या है डॉक्टर साहब? चौटाला उसे खोलते हुए, इस पर लिखा है, यह युग है आधुनिक रावण और दुशासन से भरा हुआ, और मैं हूं इस युग का राम और कृष्ण, जिसने शस्त्र भी उठाए हैं और इस युद्ध का सूत्रधार भी है। संदीप कुछ सोचते हुए तुरंत विजय को कॉल करता है। विजय, अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं उनकी केस हिस्ट्री निकालो जल्दी से जल्दी। मैं 30 मिनट में ऑफिस पहुंच ही रहा हूं, तब तक मुझे टेबल पर चाहिए। विजय हड़बड़ाते हुए, जी जनाब। संदीप फोन रखते हुए डॉक्टर चौटाला से कहता है, डॉक्टर साहब, आप पहले के कत्ल की भी रिपोर्ट्स एक बार दोबारा मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। अब इस केस की एक नए सिरे से जांच करते हैं। संदीप अपने ऑफिस पहुंचकर सभी हत्याओं की फाइल दोबारा से देखता है और विजय से उसके काम की रिपोर्ट भी लेता है। विजय उसे फाइल देते हुए बताता है, जनाब, यह है पहले विक्टिम आर्यन की केस फाइल। ये गुड़गांव में कैब चलाता था और इसके परिवार में और कोई नहीं था, तो ज्यादा जानकारी नहीं है। और जनाब, ये दूसरा विक्टिम कालू, इस पर 2 साल पहले एक लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था, पर सबूत ना होने की वजह से इसे बरी कर दिया गया। जनाब, तीसरा विक्टिम विक्की, इस पर इसकी पत्नी ने केस किया था कि इसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है और ये उसे मारने की धमकी देता था। और जनाब, चौथे विक्टिम का तो आपको पता ही है, एक बच्ची से रेप करने का आरोप है।
संदीप सारी केस फाइल स्टडी करने के बाद विजय से कहता है, कातिल कोई भी है, हो ना हो उसका कनेक्शन हमारे पहले विक्टिम के साथ है। इसलिए तुम अभी जाओ और उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात का पता लगाओ। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी लड़की के साथ चक्कर था या नहीं, कोई ऐसी घटना जो हमसे छुपी रह गई हो। विजय संदीप को सैल्यूट करते हुए ऑफिस के बाहर चला जाता है। हौज खास विलेज। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर एक 30-35 साल का आदमी एक 15-16 साल के लड़के को घसीटता हुआ ले जा रहा है। उस लड़के के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा है या तो वो मर चुका है या बेहोश है। वह आदमी उस लड़के को लेकर जंगल में बने एक कॉटेज में घुस गया। ये कॉटेज काफी पुराना था। अंदर घुसने पर कॉटेज बहुत ही डरावना सा लग रहा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वहां एक कोने में बहुत सारे केमिकल्स पड़े थे। एक रूम में खून ही खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में खून की बारिश हुई हो। वहीं सामने एक दीवार पर किसी लड़की की फोटो टंगी हुई है। उस फोटो के आसपास धूप बत्ती और एक छोटा सा दीपक भी जल रहा था। उस आदमी ने लड़के की बॉडी को उस खून से लथपथ कमरे में रख दिया और बाहर आकर एक चेन शॉ उठाकर उसका ब्लेड चेंज करता है। इधर उस लड़के को होश आता है। वो अपने आसपास खून देखता है और फिर उस आदमी को देखता है और घबराहट और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूं। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मुझे यहां क्यों लेके? अचानक से वो आदमी उसके पास आकर बोलता है, बस चुप हो जा, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगा। रही बात तेरे कुछ करने या नहीं करने की, तो तूने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, पर किसी के साथ तूने बहुत गलत किया है। तेरी वजह से उसकी जिंदगी नरक बन गई है। तो तेरे जैसे इंसान को मारकर मैं इस धरती से पाप का बोझ कम कर रहा हूं। और इतना कहते हुए वो आदमी भगवत गीता का श्लोक बोलते हुए लड़के के सर को पीठ से इस तरह से काटता है कि वो पूरी तरह से मर न जाए। वो लड़का बुरी तरह से दर्द से कराहता हुआ वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो आदमी उसके जबड़े को भी बीच से आधा काट देता है, जिससे उसका जबड़ा आधा नीचे लटक जाता है। पर इसके बाद भी वो आदमी वहीं नहीं रुकता। वो उसके शरीर के हर अंग को आधा आधा काट कर छोड़ देता है। लड़का दर्द से कराहता रहता है। पूरे कमरे में खून ही खून दिखता है। उस कमरे की दीवार भी पूरी तरह से खून से लाल हो जाती है। करीबन 20 मिनट बाद वह लड़का शांत हो जाता है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं, बस शरीर से खून ऐसे बह रहा है मानो जैसे बारिश में नाले में पानी बहता है। उस लड़के के मरने के बाद वो आदमी उस लड़के की लाश को घसीटता हुआ बाहर लाता है, उसे एक मिनी वैन में डालता है और वहां से चला जाता है। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद वो उत्तरी दिल्ली में स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पहुंचता है। वैसे तो यहाँ काफी चहल पहल रहती है, पर एक तो रात, दूसरा ठंडा मौसम, तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास का इलाका पूरा सुनसान था, बस 1-2 टेंट नुमा घर बने हुए थे। वो आदमी वैन से उतरता है और उस लाश को पार्क के गेट पर ही फेंक कर चला जाता है। उस आदमी के जाते ही उस टेंट नुमा घर की आड़ से एक छोटी सी बच्ची निकलकर लाश के पास आती है, जो काफी देर से उस वैन को देख रही थी। वो बच्ची एक बार उस वैन को जाते हुए देखती है और एक बार लाश को, और जोर से चीख पड़ती है। आसपास से लोग निकलकर उस बच्ची के पास आते हैं और लाश को देखकर पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में संदीप और उसकी टीम घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक वाले भी आ चुके हैं और अपनी जांच शुरू कर चुके हैं। संदीप और उसकी टीम उस बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची उन्हें वैन के बारे में बताती है, तो संदीप विजय से कहता है, आसपास कहीं भी सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसकी फुटेज लेके ऑफिस पहुंचो जल्दी से। हमें इस वैन का पता लगाना है हर कीमत पर। कुछ ही देर में संदीप और विजय थाने में बैठे उस फुटेज को चेक कर रहे थे। विजय, सर ये देखिए, ये वैन गोपालपुर रेड लाइट पर दिखाई दे रही है। संदीप। विजय
एक काम करो, इस फुटेज को क्लियर करवा के वैन का नंबर पता करो और आरटीओ से इस वैन के मालिक का पता लगाओ और जिस बच्चे की लाश मिली है उसके बारे में भी पता लगाओ। इधर कातिल अपने घर में आंखें बंद किए एक आराम कुर्सी पर बैठा है और अपनी बेटी की फोटो को देखते हुए शून्य में कहीं खोया हुआ है। उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिरती है। ऐसा लगता है मानो वो बहुत ही दर्द में है। कुछ ही देर में विजय उस वैन और उस बच्चे का पता लगाकर संदीप के पास आता है। जनाब, जो वैन थी उसका नंबर DL01 CL2034 है। ये किसी राजेश मेहरा के नाम से रजिस्टर्ड है। हमने उसे कॉल किया पर उसने कहा उसने वैन 6-7 महीने पहले ही बेच दी थी। हमने उससे उस खरीदार का पता ले लिया है, यही GTB नगर का एड्रेस है। और वो बच्चा जिसकी लाश मिली थी वो कल दोपहर से गायब था। उसे किसी ने स्कूल के बाहर से ही किडनैप कर लिया था। संदीप विजय के साथ बाहर आते हुए, एक टीम को उस बच्चे के घर भेजकर उसके बारे में पता करो और हम लोग उस एड्रेस पर चलते हैं। कातिल हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कुछ ही देर में GTB नगर का इलाका पुलिस के सायरन की आवाज से गूंज उठता है। एक घर के आगे आकर सारी गाड़ियां चर्र की आवाज के साथ रुकती है। संदीप और बाकी पुलिस वाले धीरे से उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। देखते हैं कि कातिल अभी भी उसी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो एक नजर पुलिस वालों पर डालता है और फिर से अपनी पोजीशन में वापस हो जाता है। संदीप को अजीब लगता है, फिर भी वह सावधानी के साथ अपनी बंदूक उस पर ताने हुए उसकी ओर बढ़ता है, पर वह कातिल कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। संदीप उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो वह कातिल शांत स्वर में कहता है, आइए बैठिए। मुझे पता था आज नहीं तो कल आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। संदीप हैरानी के साथ बैठते हुए कहता है, तुम हो कौन? क्या वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं? और अगर किए हैं तो यहां ऐसे शांत क्यों बैठे हो? भागे क्यों नहीं अब तक? क्या तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता? कातिल हंसते हुए गंभीर आवाज में कहता है, डर? मेरा डर तो मेरी बेटी के साथ ही चला गया था। मेरी मौत उसी दिन हो गई थी जब मैंने अपनी जान से प्यारी बच्ची की लाश देखी थी। और मरे हुए को किस चीज का डर? रही बात कत्ल करने की, हां, सारे कत्ल मैंने ही किए थे। वैसे उन्हें कत्ल कहना गलत होगा। मैंने उन्हें सजा दी। जो गुनाह उन्होंने किए उनकी सजा। ये समाज की गंदगी थे, मैंने तो बस इस गंदगी को साफ किया है। संदीप उसे घूरते हुए कहता है, लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने वाले तुम कौन हो? इसके लिए कानून है। तुम्हें किसने हक दिया कत्ल करने का? तुम एक अपराधी हो। कातिल अचानक से चिल्लाते हुए, अपराधी नहीं हूं मैं। तुम्हारे कानून ने क्या किया? मेरी बेटी को इंसाफ ना दे सका। उसके गुनहगार इस समाज में खुलेआम घूम रहे थे। क्या कर लिया तुम्हारे कानून ने? इतना कहकर कातिल अपनी पूरी दास्तान संदीप को सुनाने लगता है। मेरा नाम महेश है। मैं एक बैंक में सेल्स मैनेजर था। मेरी पत्नी आज से 16 साल पहले मेरी बेटी निधि को जन्म देते वक्त मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने निधि को अपनी दुनिया मान लिया था। दूसरी शादी भी नहीं की, इस डर से कि कहीं उसका प्यार बढ़ न जाए। बहुत नाजों से पाला था मैंने उसे। किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे निधि बड़ी होने लगी। वो बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। उसी की तरह मेरा ख्याल रखने लगी थी। मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। वो उम्र में इतनी छोटी होते हुए भी उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी।
जब तक मेरी जिंदगी में वो तूफान भरी शाम नहीं आई थी। मैं उस दिन बैंक में था कि मेरे पास किसी का कॉल आया कि नेहरू विहार में नाले के पास झाड़ियों में एक लड़की घायल हालत में मिली है। उसने ही मेरा नंबर उस इंसान को दिया था। मैं तो पागलों की तरह बेतहाशा दौड़े जा रहा था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी बेटी, मेरी निधि वहां घायल पड़ी थी और उसके आसपास खून ही खून पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और पागलों की तरह हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगा। मैं रोए जा रहा था और बेतहाशा दौड़े जा रहा था। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। छोटी सी बच्ची थी वो, बस 16 साल की ही तो थी। उसके साथ कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है? रेप के बाद उसके हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट पर प्लेट से भी काटा हुआ था। कितनी तड़पी होगी वो जिसने इतने नाजों से पाला उसके साथ ऐसा। पुलिस वालों ने रेपिस्ट को पकड़ भी लिया था। उस पर कोर्ट में केस भी चल रहा था, पर हर बार उसे बेल मिल जाती थी। और यहां मेरी बेटी दिन ब दिन दर्द सहती थी। कुछ महीनों बाद उसके शरीर के जख्म तो भर गए थे, पर अंदरूनी जख्म भी धीरे धीरे भर रहे थे। पर ये समाज कभी भी उन जख्मों को भरने ही नहीं देता था। आस पड़ोस के लोग उसे ऐसी नजरों से देखते थे जैसे उसने कोई पाप किया हो। लड़के उसे वैसी की तरह देखते थे और भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करते थे। ये सब उस छोटी सी बच्ची के लिए असहनीय था। इन हालातों से तंग आकर एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। चली गई मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। चली गई मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इतना कहकर महेश रोने लगा। निधि के जाने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जिसने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है। मैंने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सबसे पहले उस रेपिस्ट को मारा था। जैसे उसने मेरी बेटी के साथ किया था वैसे ही उसके साथ किया। उसके एक एक बॉडी पार्ट को ब्लेड से काटा। बहुत तड़पा था। 3 दिन लगे उसे मरने में। बहुत अच्छी फीलिंग आई थी उस दिन। उसके बाद हर उस इंसान को जिसने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसे मार दिया, उसका बदला ले लिया। इसके बाद जिसने लड़कियों के साथ गलत किया उसे भी मौत के घाट उतार दिया मैंने। संदीप, उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुमने कल मार दिया? महेश गुस्से में चिल्लाते हुए। वो तो सबसे बड़ा गुनहगार था। कहने को तो 15 साल का था, पर काम ऐसे किया था जैसे एक बड़ी उम्र का लड़का करता है। इसी ने ही संजय के साथ मिलकर उस बच्ची का रेप किया था। जब वो रेप जैसा घिनौना काम कर सकता है तो वो बच्चा कैसे हुआ? इसलिए उसको भी दर्दनाक मौत दी। अब आप लोग बताइए, कौन है असली अपराधी? मैं, जिसने कत्ल किया, या फिर वो जिनका कत्ल हुआ, जिन्होंने रेप किया, लड़कियों का अपमान किया, या फिर हमारा ये समाज जो एक मासूम लड़की जिसके साथ गलत हुआ उसी को ताने मार मार कर मौत के आगोश कर दिया। वो लड़का जो रेप करके आता है उसे बचाने के लिए पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और उस रेप पीड़ित लड़की को ही कहते हैं कि वही कुलक्षणी है। उसी की गलती की वजह से उसका रेप हुआ। उसने जींस पहनी इसलिए उसका रेप हुआ।
उसने छोटे छोटे कपड़े पहने इसलिए उसका रेप हुआ। पर ये समाज यह नहीं समझता कि विक्रेता कपड़ों में नहीं, लोगों की मानसिकता में है। उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर जो फ्रॉक पहनती है? अब उसको भी क्या बुर्का पहना कर रखे? ये रेप जैसा घिनौना काम करने वाले लोगों की मानसिकता इतनी विकृत होती है कि वह ना उम्र देखते, ना जात देखते, ना धर्म और ना ही कपड़े। उन्हें तो बस नजर आता है कि वह उनकी काम वासना को शांत करने का साधन मात्र है। ऐसे व्यक्तियों के लिए रिश्ते भी मायने नहीं रखते हैं। इतना कहते ही महेश जोर से चिल्ला कर कहता है, बताओ बताओ अपराधी कौन है, बताओ। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। महेश को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत की सजा दी जाती है। पर क्या महेश सच में अपराधी था? क्या महेश ने जो किया वो गलत था? ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को मारना गलत है? इस बारे में आप सभी अपने विचार हमें जरूर बताएं।